हेलो एवरीवन, पॉलिटी 500 क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। 100 क्वेश्चन पर वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में 100 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। अब उससे आगे के 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ये PDF में अब ठीक कर दिया गया है। नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा, ऑप्शन में ही गलत किए हुए थे और माफ़ कीजिएगा, मुझसे भी गलती हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया। 84 सीट्स हैं जो लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। STs के लिए 47 सीट्स रिजर्व हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है, बाकी चलिए अपने आज के वीडियो पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर एंड किया था, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट CBI। CBI के बारे में कौन सी 2 स्टेटमेंट सही हैं, 2 में से कौन सी सही है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट है, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। और दूसरी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन सब्जेक्ट एंड नॉट स्टेट और कनकरेंट सब्जेक्ट्स। अब इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये वाली करेक्ट नहीं है। RTI से CBI को एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड। एंटी डिफेक्शन लॉ को 1985 में पास किया गया था। 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान के अंदर किया गया था। इसके तहत शेड्यूल 10 को संविधान में शामिल किया गया और इस शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात की गई थी। हु डिसाइड्स वेदर द डिस्क्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन इज़ टू बी डन और नॉट। एंटी डिफेक्शन के आधार पर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना, ये डिसाइड कौन करता है? राज्यसभा के चेयरमैन या फिर लोकसभा के स्पीकर, इनके हाथ में ये पावर होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ आर इंक्लूडेड इन द क्राइटेरिया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टेटमेंट क्या है? इफ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी है, इफ एन इलेक्टेड मेंबर वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्ट्ररी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी और एनीवन ऑथोराइज्ड टू डू सो विदाउट ऑब्टेनिंग एनी प्रायर परमिशन। अब ये लाया ही इसलिए गया था 1985 में क्योंकि उससे पहले ये बहुत होता था कि कोई भी सदन का सदस्य है वो पहले किसी और पार्टी से चुनाव लड़ा, जीत गया, जीतने के बाद वो किसी और पार्टी में शामिल हो गया और वहाँ से अब वो सदन का सदस्य बना हुआ है। तो बस जीतने के लिए, उस फायदे के लिए किसी पार्टी से जुड़े, फिर बाद में चले गए। तो ऐसे में बहुत उथल पुथल वाली कंडीशन रहती है। इसीलिए कुछ कंडीशंस लगा दी गई कि देखिए ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी तो किसी व्यक्ति को उस पार्टी की मेंबरशिप से हटाया जा सकता है, या तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप वो खुद ही गिव अप कर दे। जैसे होता है ना, हम देखते रहते हैं कई सारे नेता लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं जाके, तो ये अलाउ किया गया है कि आप ऐसे छोड़ सकते हैं। या फिर एक ये क्राइटेरिया भी होता है कि मान लीजिए सदन में किसी बात पर वोटिंग होनी है और पार्टी ने बोला हुआ है, व्हिप जारी किया हुआ है कि सभी को इसके पक्ष में या फिर विपक्ष में ही वोट करना है, लेकिन कोई मेंबर ऐसा है जो या तो वोटिंग से एब्सटेन कर देता है या फिर जैसा बोला गया पार्टी के द्वारा उस तरह से वोट नहीं करता, अपनी मर्जी से कुछ और कर देता है। ऐसे में अगर 15 दिन के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी उसको माफ़ कर देती है तब तो उसे नहीं निकाला जाएगा, अदरवाइज वो पार्टी से उसकी मेंबरशिप हटा दी जाएगी, मतलब सदन की सदस्यता से भी उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा मेंबर है जो किसी पार्टी से लड़ा ही नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और वो चुनाव लड़के जीत के गया है, उसके लिए भी कंडीशन है कि अगर वो चुनाव इंडिपेंडेंटली लड़के जीत के गया है लेकिन बाद में जाके किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है तो फिर वो उस सदन का सदस्य नहीं रहेगा। इसी तरह से कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, वो भी अगर नॉमिनेटेड मेंबर को चुना गया है और वो 6 महीने तक तो कुछ नहीं करता है, लेकिन 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाता है, तब भी ये वहाँ का सदस्य नहीं रहेगा, मेंबर नहीं रहेगा। 6 महीने तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ सकता है नॉमिनेटेड मेंबर। ऐसे ऐसे करके कुछ कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं, कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन फ्रॉम बिलो। द एंटी डिफेक्शन लॉ गिव्स फॉर द फर्स्ट टाइम अ क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आंसर देख रहे हैं ए है, 1 ओनली होगा। दूसरा क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। ऐसे तो यार ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 91st अमेंडमेंट किया गया था जो 2003 में, इस अमेंडमेंट के ज़रिए ये वाला प्रोविज़न ऐड किया गया था कि लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं उनके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ऐसे तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर इसका सी होना चाहिए। ठीक है, बोथ 1 and 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ। ये बता दिया मैंने, 52nd अमेंडमेंट जो था 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ इसके ज़रिए शामिल किया गया था संविधान में। एंटी डिफेक्शन लॉ इसके ज़रिए शामिल किया गया था संविधान में। नेक्स्ट है विच कमेटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जेम्पशन फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन इन केस ऑफ अ स्प्लिट फ्रॉम 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या है, एंटी डिफेक्शन, मतलब अगर पार्टी टूट जाती है तो फिर उस केस में उसे एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। इस कंडीशन को एंटी डिफेक्शन लॉ से एग्जेम्प्ट किया गया है। और ये स्प्लिट कब माना जाएगा, जब 1/3 सदस्य जो है वो पार्टी को छोड़कर चले गए हैं दूसरी पार्टी को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये 1/3 की कंडीशन याद रखिएगा। ये कौन सी कमेटी ने ये चीज़ बोली थी, ये कमेटी थी दिनेश गोस्वामी कमेटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग अ व्हिप। व्हिप के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर मैं मिस कर गई थी थोड़ा सा। ये चीज़ एंटी डिफेक्शन लॉ में बोली गई है, लेकिन ये याद रखिएगा कि 91st अमेंडमेंट जो हुआ था 2003 में, इसमें इस चीज़ को हटा भी दिया गया है कि 1/3 अगर किसी पार्टी के मेंबर्स हट जाते हैं, स्प्लिट हो जाता है, तो उसको एंटी डिफेक्शन से छूट नहीं मिलेगी, उसको भी एंटी डिफेक्शन के अंदर ही माना जाएगा। ये 91st अमेंडमेंट में हटा भी दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन पर था विप की बात करें तो विप एक तरह से एक नेता को या एक मंत्री को विप के तौर पर अपॉइंट किया जाता है सदन में। राज्यसभा में भी होता है वो, लोकसभा में भी होता है, और उसका काम यही होता है कि उस पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उस सदन में, वो सभी उपस्थित रहें, उन सबको क्या डिसीजन लेना है, मतलब पूरी पार्टी का क्या डिसीजन है, उसी के हिसाब से सारे मेंबर्स वहाँ पर एक्ट करें। एक तरह से देख सकते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखना मेंबर्स के बीच में, पार्टी के सदस्यों के बीच में, ये इस व्यक्ति का काम होता है। तो क्या इन दोनों में से ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। इसको 1963 में एस्टेब्लिश किया गया था। CBI comes under the administrative control of Department of Personnel and Training of the Ministry of Personnel। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन। ये सबको पता होगा, प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। नीति आयोग फोर्स में कब आया था, ये इफेक्ट में कब आया था, ये आया था 1 जनवरी 2015 को। फिर अगला क्वेश्चन है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन। ये क्या है, नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसको रिप्लेस करके 2015 में नीति आयोग को गठित किया गया था। अच्छा, इसका प्लानिंग कमीशन का मंथ भी याद रख सकते हैं, मार्च 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और किसकी सलाह पर प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था, ये अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। 1946 में एक योजना बोर्ड बना था KC नियोगी की अध्यक्षता में, वो उसके चेयरपर्सन थे, उसने इसको रिकमेंड किया था प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेक्स प्रोविजन फॉर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल द स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ अबव 20 लाख। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आप लोगों को बताया, 20 लाख से कम पॉपुलेशन में 3-tier सिस्टम फॉलो नहीं होता, वहाँ पर 2-tier सिस्टम लागू हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पहला स्टेट जिसने एस्टेब्लिश किया ये था राजस्थान। डेट भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री जो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि अमेंडमेंट के बाद पहला स्टेट कौन सा था जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लागू किया अपने स्टेट में, ये था MP। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, लेकिन कोई कंफ्यूज हुआ था इसलिए मैंने अभी इसको क्लियर किया है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत। तो पंचायत को डील करता है पार्ट 9। 9 पंचायत के लिए है और 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए है। पंचायत सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए, विकेंद्रीकरण के लिए पंचायत सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट ऑल। तो नागालैंड जो है यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। नागालैंड के अलावा मेघालय और मिजोरम, ये भी 2-3 स्टेट्स ऐसे हैं ये जहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसके अलावा कुछ राज्य के कुछ एरियाज़ में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, जैसे कि कुछ आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नहीं है। जैसे मणिपुर की बात करें तो पहाड़ी एरिया जो मणिपुर का है, जहाँ पर ज़िला परिषद काम कर रही है, वहाँ पर पूरी तरह से इसे लागू नहीं किया गया। या फिर पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग
एरिया जो है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद वो अस्तित्व में है, वो काम कर रही है, वहाँ पर भी ये लागू नहीं है। अगर ओवरऑल स्टेट की बात की जाए तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम हैव नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट्स? हाई कोर्ट्स के बारे में ये सारी स्टेटमेंट सही हैं। इट हैज़ ओरिजिनल एंड एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, इट एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट एक्ट्स एज द कोर्ट ऑफ लॉ। ये सारे सही हैं हाई कोर्ट के बारे में। एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? प्रेजेंटली भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस? ये है आर्टिकल 217, जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है ये आर्टिकल। हाई कोर्ट इशू रिट्स अंडर आर्टिकल, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट्स को इशू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आर्टिकल 32 के तहत है। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस को, और इन्हें हटाया जाता है गवर्नर के द्वारा। विच इज़ द ओल्डेस्ट नोन सिस्टम डिजाइंड फॉर द रिड्रेसल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंस? ये कौन सा सिस्टम है? ओम्बुड्समैन सिस्टम, जिसे भारत में लोकपाल के नाम से जानते हैं। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त? लोकपाल जो है वो सेंट्रल लेवल पर होता है, लोकायुक्त स्टेट्स में होता है। लोकायुक्त को स्टेब्लिश करने वाला पहला स्टेट है महाराष्ट्र। When did the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स? ये फोर्स में जनवरी 2014 में आया था, 2013 का एक्ट है। हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त? इन्हें अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा, और लोकपाल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। विच स्टेट्स लोकायुक्त ऑफिस इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन टर्म ऑफ पावर एंड स्कोप? यह है कर्नाटका का, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। कर्नाटका का लोकायुक्त का ऑफिस स्ट्रॉन्गेस्ट समझा जाता है पावर और स्कोप में। विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? इमरजेंसी के दौरान भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और मेनली दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 20 और 21, इन दोनों को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं इमरजेंसी जब भी लगाई जाती है। फिर अगला है द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशनड इन, इन्हें मेंशन किया गया आर्टिकल 4A में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़? ये है 51A। इस एक आर्टिकल के अंदर ही 11 ड्यूटीज़ हमें बताई गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? तो ये सारी हैं। सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ये सभी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये थी स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन पर हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? ये है आर्टिकल 25 से लेकर 28, जो कि रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? ये है आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता ये बताता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? ये है आर्टिकल 17। बस आर्टिकल को याद कर लीजिएगा अच्छे से, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? तो इसके लिए करेक्ट है ऑप्शन ए, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मना किया गया है और फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है कोई भी। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में प्रोवाइड किए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन से अमेंडमेंट के जरिए शामिल किया गया है? ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है अंडर आर्टिकल 352। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है। किस केस में नेशनल इमरजेंसी को इशू किया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी लागू की जाती है अगर आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या फिर वॉर की स्थिति हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इसे प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड बाय विच वन ऑफ द बिलो? तो प्रेसिडेंट के हाथ में ही रहता है इमरजेंसी को लागू करना, हालांकि वो प्रेसिडेंट की खुद की मर्जी नहीं होती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटन में उनको अगर बोले ऐसा करने को तभी वो कर सकते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 360 में। इन रियल सेंस द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द फॉलोइंग?
तो किसी भी स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। गवर्नर ऑफ स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्टेट के गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन सी हैं? सिलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, प्रोवाइड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन द कंसर्न्ड स्टेट, और रिटर्निंग बैक द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। ये सारी ही पावर्स गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को अपॉइंट किया जाता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए आर्टिकल है 153, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल्स इसके लिए 36 से 51 है, और फिर 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट 4A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम द स्पीकर ऑफ द लोकसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन, ये अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ नीलम संजीवा रेड्डी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका ड्यूरेशन था 1977 से 1982, इमरजेंसी के बाद वाले काल में। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये लोकसभा का स्पीकर है, हमने ऊपर देखा डेप्यूटी स्पीकर को ही अपना रेजिग्नेशन देता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। लोकसभा स्पीकर टेक्स द ओथ ऑफ द ऑफिस फ्रॉम नो ओथ, ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के स्पीकर की कोई भी ओथ नहीं होती है, वो शपथ नहीं लेता है, वो लोकसभा के मेंबर के तौर पर शपथ लेता है, लेकिन स्पीकर के तौर पर कोई शपथ नहीं लेता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन, तो इसमें ये जो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू ओबे ऑल द वुमेन, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, और टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिलर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। हमारे जो DPSP हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके उनको देखा जाता है, लिबरल प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लिबरल की तरफ झुकाव दिखाती हैं, कुछ गांधी से इंस्पायर्ड हैं कुछ प्रिंसिपल्स, और कुछ सोशियो इकोनॉमिक हैं, जैसे कि समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, ये सोशियो इकोनॉमिक है। तो इस तरह के 3 पार्ट में डिवाइड करके हम DPSPs को देखते हैं। Which of the following articles is called the soul of the constitution by डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 के तहत ही अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है तो उसको लागू करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिमेन्स इन फोर्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी जो आर्टिकल रहता है, जो सस्पेंड नहीं होता है, वो है आर्टिकल 20 और 21, तो यहाँ बी करेक्ट होगा। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ये डील करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स से, कि किसी भी प्रकार के जैसे राय बहादुर वगैरह टाइटल पहले दिए जाते थे वो नहीं दिए जा सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1993। फिर नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SC ST OBC अगेंस्ट आर्टिकल 15, तो ये जो है आर्टिकल 29 है। SC ST OBC जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों को संरक्षित करने के लिए आर्टिकल बात करता है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, कौन है ये अभी? श्री हंसराज गंगाराम अहिर। हाउ मेनी मेंबर्स आर इन नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, इसमें टोटल 5 मेंबर्स हैं। वट इज़ द करेंट लिमिट ऑफ क्रीमी लेयर, OBCs के लिए होती है क्रीमी लेयर, इन इंडिया टू डिसाइड द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन, तो ये लिमिट है 8 लाख पर एनम। 8 लाख पर एनम से ऊपर की सैलरी वाले जो लोग हैं उन्हें क्रीमी लेयर के तहत माना जाता है और वो रिजर्वेशन के अंदर नहीं आते हैं। टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा वट शुड बी अ मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट्स, 25 साल मिनिमम एज होनी चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के लिए 30 साल उम्र चाहिए, 25 लोकसभा के लिए, 30 राज्यसभा के लिए, और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल या उससे ज़्यादा की उम्र होनी चाहिए। अंडर विच कंडीशन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन लूज हिज और हर मेंबरशिप, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। पहली कंडीशन है इफ़ ही और शी होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और अ स्टेट गवर्नमेंट,
इफ़ ही इज़ डिक्लेयर्ड टू बी द अनसाउंड ऑफ माइंड बाय अ कोर्ट, इफ़ ही इज़ अ बैंकरप्ट। ये तीनों कंडीशन अगर तीनों में से कुछ भी होता है तो फिर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी मेंबरशिप खो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? क्या क्या बोला गया है इसमें? पहला है एडिशनल क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन मे बी प्रोवाइडेड बाय लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल ठीक है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी एडिशनल क्राइटेरिया की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट एक्ट पास करके लॉ बनाकर ही वो कर सकती है। अ पर्सन के नॉट रिमेन साइमल्टेनियसली अ मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। दो सदन के एक साथ मेंबर नहीं हो सकते, सिंपल सी बात है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक ही का मेंबर हो सकते हैं, या फिर इन दोनों में से किसी एक का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का किसी एक का ही हो सकता है। एक की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। ये भी वेदर एनी डिस्क्वालिफिकेशन has been incurred by a citizen is settled by the president in consultation with the election commission। ये भी ठीक है। इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन करके ही प्रेसिडेंट किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। फोर्थ यहाँ गलत है, आंसर डी ही है। कंटिन्यूस एब्सेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट फ्रॉम 70 days और मोर विदाउट परमिशन मे लीड टू एक्सपल्जन ऑफ द मेंबर फ्रॉम द कंसर्न्ड हाउस। ये जो टाइम पीरियड है 70 days नहीं है, ये 60 days है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, अदरवाइज सब ठीक है। Which article lays down the qualification for membership of the two houses of parliament? ये है आर्टिकल 84। यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज रेफर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? बजट के बारे में आर्टिकल 112 में बात की गई है, लेकिन बजट शब्द नहीं है संविधान में। संविधान में इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय R.K. शनमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट वुमेन हु होल्ड्स द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन रही हैं भारत की? ये हैं निर्मला सीतारमन। इनसे पहले इंदिरा गांधी जो थी वो पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर थी, लेकिन साथ में वो प्राइम मिनिस्टर भी थी। फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं पहली निर्मला सीतारमन। विच एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिड नॉट प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिया? ये है अटल बिहारी वाजपेयी। इनके अलावा मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सभी ने यूनियन बजट को पेश किया है। विच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ 14th लोकसभा? तो ये हैं 543 मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा के। वट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एनविसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 552 मेंबर्स। और अब ये हो गई है 550 मेंबर्स, क्योंकि 2 मेंबर्स पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट होते थे, लेकिन अब वो प्रोविजन खत्म हो गया है। हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? यूटी से 20 मेंबर्स हैं जो लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हैं यूटी को। ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द टर्म ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड एट अ टाइम फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year। मतलब इमरजेंसी अगर लगाई जाती है तो लोकसभा का टाइम पीरियड 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यह है सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में हमें डबल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, ये सारे हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम? अमेंडमेंट का प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से लिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम कनाडा के द्वारा लिया गया है। फ्रॉम विच कंट्री द कॉन्सेप्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रशिया से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया है? तो इमरजेंसी को हमने जर्मनी से लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? स्टेट की एक्चुअल डेफिनेशन जो संविधान में दी गई है वो है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक स्टेट की परिभाषा दी गई है संविधान में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द स्टेट? स्टेट को डिफाइन करता है आर्टिकल 12। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट? तो ये है NCRET, जो स्टेट्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। इसके अलावा IDBI, CSIR और ONGC, ये सारे स्टेट्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट्स या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं जिनको। आर्टिकल 2 and 3 डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी वॉज अपॉइंटेड, इसे 1953 में अपॉइंट किया गया था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी को। विच सेक्टर इज मेनली सर्व्ड बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया? ये है फार्मिंग सेक्टर। वर्गीज कुरियन किससे रिलेटेड थे? ये रिलेटेड थे वाइट रेवोल्यूशन से। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत में इस रेवोल्यूशन को शुरू किया गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये है मदर डेयरी। इसके अलावा नाफेड, इफ़को और KRIBHCO ये सारे कोऑपरेटिव फेडरेशन है भारत में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ही सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया है। हु अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स इन इंडिया, इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हु इज़ करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अभी फिलहाल हीरालाल समरिया CIC हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बदलता रहता है। Who administers the oath of office to newly appointed Central Vigilance Commissioner and Chief Information Commissioner? तो ये हैं प्रेसिडेंट जिनके द्वारा ओथ दिलवाई जाती है। When was Central Vigilance Commissioner established? इसे 1964 में एस्टेब्लिश किया गया था। अगला देखते हैं, Who have the power to remove Central Vigilance Commissioner and other Vigilance Commissioners? ये पावर प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। Who appoints the Central Vigilance Commissioner? इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन फ्रॉम अ कमिटी कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। फिर अगला आता है क्वेश्चन, हु इज़ करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। विच कमेटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? संथानम कमेटी के द्वारा CVC के गठन के लिए रिकमेंडेशन दिया गया था, जिसके बाद 1964 में इसे गठित किया गया। और इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। आज के क्वेश्चन ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाले नहीं थे, फैक्ट बेस्ड थे, इसलिए जल्दी कवर हो गया। कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए ज़्यादा कुछ था ही नहीं इनमें। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या रहता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट में।